अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाल अपने वीकली वीडियो लाख के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, मैंने तो वैक्सीन लगवा ली है और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बारी बारी आप भी वैक्सीन लगवाएं। बड़ा अच्छा इंतजाम है गवर्नमेंट का और जाहिर सी बात है, जो काम गवर्नमेंट के अच्छे होते हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सिंपली वही तरीकेकार, वो 1166 पर मैंने अपना ID कार्ड नंबर भेजा था तो उन्होंने मुझे कोड अलॉट कर दिया था। तो मैंने सिविल हॉस्पिटल डस्का से जाके वो वैक्सीन करवाई और कोई लंबी लाइनें नहीं है। इसका मतलब ये है कि लोगों को शायद पता नहीं इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है और ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है, आपकी हिफाजत के लिए है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आप लोगों को आगे बढ़ के एक हीरो की तरह जो है वो वैक्सीन लगवानी चाहिए, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो भी आपकी देखा देखी इस अमल को दोहराएं और इसके ऊपर अपने अहले खाना जो है उनको भी कायल करने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक मुल्क पूरा वैक्सीनाइज नहीं होगा उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि लाइफ जो है नॉर्मल होगी। तो इसलिए अपनी और अपने पूरे मुल्क की जिंदगी को नॉर्मल लाने के लिए हुकूमत की मदद करें और आप और अपने अहले खाना जो है और खासकर आप जो रिश्तेदार हैं उनको भी कायल करें ताकि वो वैक्सीन लगवा सकें और जल्द से जल्द इस वबा से जान छुड़ाई जा सके। जी, जैसे कि आपको पता है कि जून के महीने का 14 तारीख है। मैं थोड़ा सा आज लेट हो गया। नॉर्मली मैं संडे को वीलॉग जो है अपना अपलोड करवा देता हूँ, लेकिन वो कुछ वजूहत बन गई कि जिसकी वजह से मैं कल फोकस नहीं कर पाया। तो आज आपकी खिदमत में हाजिर हो और बड़ी मेहरबानी उन दोस्तों की माशाल्लाह जो उनके मैसेजेस मुझे वसूल हुए तो वो मुझे कह रहे थे कि आप अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू बजट के ऊपर दें। तो मैं बहुत मशकूर हूँ दोस्तों का कि जिन्होंने खासकर मुझे इस बड़े कौमी इश्यू के ऊपर जो है वो याद रखा। 11 तारीख को बजट पेश हुआ और नॉर्मली बजट जो है वो पाकिस्तान तकरीबन जून के पहले हफ्ते में रिलीज हो जाता है या पेश कर दिया जाता है। इस दफा गवर्नमेंट लेट हो गई और मैंने बताया भी था एक प्रोग्राम में कि गवर्नमेंट लेट हो जाएगी। 100 मुख्तलिफ किस्म के जो इश्यूज हैं वो गवर्नमेंट जो उसमें उलझी हुई थी, इस वजह से थोड़ा बजट जो है वो लेट हो गया। लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। और उसके बाद एक जो बड़ी हैरानी की बात मुझे लग रही है कि इसके ऊपर कोई इतनी ज्यादा बहस नहीं है पिछले अदवार की निस्बत। जब ये पिछले सालों में देखा जाए, जब बजट रिलीज होता था डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स होते थे, तो इस तरह कुछ प्रोग्राम में मैंने देखा जिक्र हुआ तो बड़ा बड़ा माइनर सा जिक्र हुआ बजट का। आई डोंट नो कि ये क्यों ऐसा हुआ है। चले खैर, मुझे अपनी राय जो है वो देनी चाहिए कि आया कि बजट जो मुतवाजन है, बजट अवाम दोस्त है, बजट अवाम दुश्मन है, बजट जो है वो एलीट क्लास के लिए है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अभी तक जो चीजें मैं देख रहा हूँ आज जो अखबारात में या वीलॉग्स में लोगों ने कही हैं या उन्होंने ब्लॉग्स में पब्लिश की हैं, तो उससे चीजें जो मिला जुला रुझान है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बजट जो है अवाम दोस्त है, खासकर जो गवर्नमेंट के वज़रा हैं वो या जो प्राइम मिनिस्टर साहब के जो मावन खसूसी हैं वो ये बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बजट जो है वो ताजर दोस्त है, कुछ लोग कहते हैं ये ताजरों का दुश्मन बजट है। हाँ, इसमें जो एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है मुझे ये कि आम आदमी जो है उसको उस हद तक शायद मेरे ख्याल के अपने लिए कुछ ना मिले जितने ज़रा बुलंदोबाम दावे किए गए हैं या लोगों को जो है वो ख्वाब दिखाए गए। तो चलें हम आते हैं बारी बारी के इसमें देखें। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि बजट जो मुतवाजन है या बजट के अंदर जो चीज़ें हैं वो लोगों के लिए हैं, या बजट के अंदर चीज़ें जो हैं वो क्या कहते हैं उसको सिर्फ हुकूमत के लिए हैं, या बजट में IMF जो है वो उसको खुश रखा गया। एक तो तय बात है, गवर्नमेंट जो है वो IMF का प्रोग्राम जो उसको कंटिन्यू करेगी, क्योंकि उसके बगैर मेरा ख्याल है कि शायद इनकी जो समझते हैं कि अचीवमेंट है वो शायद हम पूरी ना कर पाए। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि IMF इतना बड़ा जिन नहीं है कि जिसे हमें डरना चाहिए। लेकिन जाहिर पर डर तो हम रहे हैं ना, क्योंकि हमें अब ये भी परेशानी है कि अगर हमने IMF का जो कंडीशनैलिटीज थी उसको हमने पूरा ना किया तो हो सकता है कि अगली किस्त हमारी ताखीर का शिकार हो जाए। उससे बचने के लिए जाहिर पर पापड़ तो बड़े बेले जा रहे हैं। लेकिन इसमें देखें एक जो चीज है, गवर्नमेंट की मजबूरी को भी आपको समझना चाहिए कि 8.5 ट्रिलियन रुपए का बजट पेश किया गया, जो पिछले साल की निस्बत 1 ट्रिलियन रुपए का इसमें इजाफा हुआ, जिसमें से 3 ट्रिलियन रुपया जाहिर पर कर्जों की वापसी में चला जाएगा। और उसमें बड़ी हैरानी की बात है कि आपके अंदरूनी कर्जे अब ज्यादा है अंदरूनी कर्जों की निस्बत। तो जब इतना मेजर चंक जो है आपका वो कर्जों की फॉर्म में चला जाए तो बाकी पर जो बचेगा उसी के अंदर जाहिर सी बात है आपने अपना गुजारा करना। लेकिन मसला ये है कि चूंकि आपके अखराजात ज्यादा हैं और आमदनी कम है, तो वो जो अब 3 ट्रिलियन का खसारा है वो जाहिर सी बात कहीं ना कहीं से पूरा किया जाएगा। वो टैक्स लगाए जाएंगे या उस खसारे को पूरा करने के लिए और कर्जा लिया जाएगा। और तीसरा ऑप्शन जो आपके पास जाहिर सी बात है वो नए नोट जो प्रिंट करेंगे।
अब जब आप कर्जा लेते हैं, नए नोट प्रिंट करते हैं और टैक्स भी लगाते हैं, तीनों फॉर्म में महंगाई जो है जाहिर सी बात है वो तो बढ़ेगी। कोई बंदा मुझे भी इस तरह का मैकेनिज्म बता दे कि जिससे हम ये मुझे बंदा समझा सके कि नए नोट छापने से, टैक्स बढ़ाने से या कर्ज लेने से महंगाई नहीं बढ़ती। जाहिर सी बात है, हम सिंपल जो ऑफिशियल इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के अंदर, लोग जाहिर सी बात है इस टर्म से जो मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं वो बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि मनी सप्लाई का और इन्फ्लेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जिस परसेंटेज से मनी सप्लाई बढ़ती है उसी परसेंटेज से आपका जो है वो इन्फ्लेशन वो भी बढ़ता है। तो इसमें एक और जो बड़ी बात इन्होंने की, हाँ ये गलत किया इन्होंने, थोड़ा सा मैं इसको कह सकता हूँ कि आपने अगर गवर्नमेंट मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10% इजाफा करना था तो आप उसका अनाउंसमेंट भी 10% ही करते, आप 25% का ऐलान ना करते। तो एक तरह से ये भी पहले आपने 25% का जो मुलाजमीन थे उनको आपने ख्वाब दिखाया, फिर आप करते करते 15% पे, उससे करते करते अब एक्चुअल में आपने 10% जो इजाफा किया उनकी तनख्वाहों में, या पेंशन जो पेंशन लेने वाले लोग हैं उनकी पेंशन में भी हमने 10% इजाफा किया। सोचने वाली बात यह है, क्या जिस मुल्क में 17%, 16% या 17% के दरमियान इन्फ्लेशन हो, क्या उस मुल्क में ये जो 10% आपने इजाफा किया है गवर्नमेंट मुलाजमिन की तनख्वाहों में, क्या ये इन्फ्लेशन के उस असर को नलीफाई कर पाएगा? मेरा ख्याल है कि जिस परसेंटेज से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये बड़ा है, ये 10% जो है मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट मुलाजमिन जो है उनके जख्मों का मुदावा हो सकेगा। उसमें भी आप देखें कि जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसमें जो मैं अक्सर बात ये कर रहा हूँ कि चूंकि ये जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, जाहिर सी बात है ये अपने वो एयर कंडीशन घरों के अंदर बैठे हुए हैं और वहीं से बैठ के सारी चीजें पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे मैंने पहले भी कहा था कि जब तक आप धूप में खुद नहीं जलेंगे, जब आप मट्टी का जो रोड है उसके ऊपर नहीं चलेंगे तो आपको एहसास नहीं होगा इस चीज का गर्मी की हिद्दत क्या है और एक आम आदमी जो है उस गर्मी में किस तरह से पिघल रहा है और उनको वो एक पक्का रास्ता जो है उसकी जरूरत क्यों है। ये सारी चीजें हमें जो है वो देखनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो चीजें हो रही हैं, जाहिर सी बात है और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको आपको लेकर चलने की जरूरत है। इस बजट में जाहिर डैम के लिए पैसे रखे गए हैं और शायद गवर्नमेंट को इस बात का फिक्र हो गई है कि आने वाले वक्त में पानी की कमी का सामना करना होगा पाकिस्तान को अगर हम डैम को तवज्जो नहीं देते। ये भी खुशहाल बात है जिसको मेरे ख्याल में हमें तहे दिल से तस्लीम भी करना चाहिए। उसके अलावा जो चीजें हैं, हाँ घरों का जो वादा किया है इन्होंने वो भी पूरा करना चाहिए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है आपको पता है उसके ऊपर तो पहले ही खासी सारी राहतें दी जा चुकी हैं। अब ये है कि दूसरे सेक्टर जो है उसको भी तवज्जो देने की जरूरत है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ठीक है, गवर्नमेंट का टारगेट था 2.8% ग्रोथ अचीव करने का, जो सिर्फ ये 2.77% अचीव कर पाए हैं और उसके ऊपर कहते हैं तारीखी कामयाबी है। मेरे ख्याल के हम अभी तक अपना जो ज़राअत का सेक्टर है उसको सही तरह से यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। बहुत पोटेंशियल है इस पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन इसके ऊपर और तवज्जो देने की जरूरत है। किसानों को एजुकेट करने की जरूरत है। किसानों को जो मॉडर्न मेथड्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बैरून मुमालिक में इस्तेमाल हो रहे हैं वो उनको सिखाने की जरूरत है। तो इसको सिंपल वर्ड्स में मैं ये कह सकता हूँ कि हमें अपने जो किसान पार्टी है या किसान सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है उसको भी हमें स्किल्स सिखाने की जरूरत है ताकि वो मैक्सिमम ज़राअत के शोबे से जो है वो फायदा हासिल कर सके और मुल्क की जो जीडीपी उसमें कंट्रीब्यूट कर सके। बजट के अंदर जो गवर्नमेंट ने वादा किया था, ये गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हम नए टैक्स नहीं लगाएंगे, तो जो हकीकत है वो ये है तकरीबन कुछ जगहों पर 383 अरब लिखा हुआ है, कुछ जगहों के ऊपर 399 अरब लिखा हुआ है, कुछ जगहों के ऊपर 400 अरब लिखा हुआ है जिसके नए टैक्स लगाए जाएंगे। तो हम 383 ही मान लेते हैं, 383 अरब के नए टैक्स लगाए जाएंगे जिसमें तकरीबन 265 अरब जो है बिलवास्ता टैक्स से हासिल किया जाएगा। बाकी जो है वो बिला वास्ता जिसे हम कहते हैं उससे हासिल किया जाएगा। जब हम बिल वास्ता की बात करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उसका बोझ जो है वो आम आदमी को पड़ेगा। और बड़ी आम सी बात है कि जब नए टैक्सेस लगेंगे तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो कॉमन मैन है वो अफेक्ट होगा। अब जहां तक ये लोग बात करते हैं, अब इस बजट के अंदर एक और भी चीज अगर देखी जाए तो ग्रोथ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। अच्छी बात है, ग्रोथ होगी तो उस ग्रोथ से जाहिर सी बात है आपका पर कैपिटा इनकम में इजाफा होगा, आपका इन्वेस्टर जो है वो अट्रैक्ट होगा। और जो बड़ी बात है कि जब इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे तो आपके मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पहले से ज्यादा एक्टिवेट होगी, मूव करेगी, तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो पैदा होंगी और ऑफ कोर्स इससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो उसमें इजाफा होगा। ओवरऑल जो इफेक्ट इसका है वो आम आदमी तक भी आएगा, बशर्ते कि आपकी जो पॉलिसी है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है उसको सही तरीके से अमल दरामद करवा सके। अब देखा जाए तो
जैसे अभी मैं कह रहा था कि तकरीबन उसमें से जो गवर्नमेंट है वो 3 ट्रिलियन जो है कर्जों की वापसी में लगा रही है, और फिर जाहिर सी बात है ये हमारा खसारा है बजट का। और ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है इस दफा तकरीबन तारीखी कर्जा लेगी अपनी उन सारी चीजों को पूरा करने के लिए। उसकी वजह यह है कि पैसा आएगा तो जो आपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए पैसा मुख्तस किया है, जो आपने एजुकेशन के लिए पैसा मुख्तस किया है, जो आपने हेल्थ सेक्टर के लिए पैसा मुख्तस किया है, उन चीजों को पूरा किया जा सके। तो उन्होंने कहा, ये जो कहा जा रहा है कि तकरीबन बजट दस्तावेज के अंदर जो चीजें बताई गई है, और ये सारी चीजें उसमें देखेंगे बजट के अंदर लिखी हुई हैं, जो बजट डॉक्यूमेंट आपका है कि हुकूमत आइंदा साल तकरीबन 17.2 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे लेगी, और ये अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कर्जा होगा जो कि गवर्नमेंट लेने जा रही है। अब देखें जब ये भी सारी चीजें होंगी कि अब गवर्नमेंट ये कहती है कि हम पिछले कर्जे वापस करेंगे, उसमें फॉरेन कमर्शियल लोन जो है उनकी मुद्दत में 1 से 1.5 साल होती है, वो हमें वापस करने हैं, और इस तरह से और बहुत सारी चीजें। देखना यह है कि अगर हम इसी तरह ढाकिज्म के ऊपर चलते रहे कि नए कर्जे लें पिछले कर्जे उतारने के लिए, फिर नए कर्जे लें पिछले कर्जे उतारने के लिए, तो मुल्क का जो पोटेंशियल है या मुल्क का जो मैकेनिज्म है उसको तो जो किसने देनी है। तकरीबन 3 साल हो गए इस गवर्नमेंट को, और अब भी ये फर्ज को ये कहें कि जी वो इतना हमें असासा मिल गया था मसाइल का कि हम उसी को हल करते करते हमारे 3 साल गुजर गए हैं, तो हम पिछले 3 साल में तो लोगों को कुछ नहीं दे सके। तो अब जो है वो मुल्क जो है वो इस्तेहकाम या टेक ऑफ की जो है पोजीशन में चल पड़ा है, तो हम आइंदा आने वाले सालों में बहुत कुछ आपको देंगे। तो ये फिर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का ये जो दावा है शायद वो इलेक्शन के ऊपर वो नजर रखे हुए हैं। जब इलेक्शन चूंकि आने वाला है, अब इलेक्शन की तैयारी करनी है, अब लोगों को जो है इस तरह के लॉलीपॉप हम देना शुरू कर दें ताकि लोग हमें वोट दे सकें। अब आ जाते हैं जी आम आदमी जो है उसको कितना फायदा हो रहा है। जब आपने बजट फ्लोर मिल्स के ऊपर टैक्स में इजाफा कर दिया तो उससे क्या होगा, उससे आटा महंगा होगा। आटा जब महंगा होगा तो जाहिर सी बात है आम आदमी जो है उसकी जिंदगी भी महंगी हो जाएगी, तो महंगाई का इफेक्ट तो होगा। अब ये कहें कि ये आटा या फ्लोर मिल्स को हम टैक्स लगा दें और फ्लोर मिल्स मालकान जो है वो टैक्स आगे आम कंज्यूमर को पास ऑन ना करें, तो ये हो ही नहीं सकता। इसी तरह देखा जाए तो और बहुत सारी चीजें हैं जो डेयरी सेक्टर में आपने इजाफी टैक्स लगा दिया है। फर्ज करें दही, पनीर, मक्खन, मिल्क, क्रीम, टी वाइटनर महंग होंगे, जाहिर सी बात है। और उससे होगा क्या कि जो शहरी आबादी है उनकी लिविंग कास्ट जो वो महंगी हो जाएगी। तो इधर से जो है वो आटा ही महंगा कर रहे हैं आप, उधर से बाकी जो दही, पनीर, मक्खन, मिल्क, क्रीम जो टी वाइटनर ये सारा महंगा करेंगे, तो जाहिर सी बात जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो भी चीखेंगे। तो इन्फ्लेशन हर सूरत बढ़ेगा। और जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ तकरीबन 383 अरब के नए टैक्स जो है वो आयद कर दिए गए हैं, तो उससे महंगाई जो है वो हर सूरत बढ़ेगी। अब अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि हम महंगाई जो है नए टैक्स लगाने के साथ महंगाई जो है उसको हम 9 से 7% पे ले आएंगे, तो मेरे जैसा नकमा बंदा इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अगर आपके पास कोई इसका कोई सोल्यूशन हो या आप समझते हैं कि आपको मानना चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। जी, बजट में देखा जाए मेरे पास थोड़ी बहुत एलोकेशंस हैं, हम उसी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि पार्लियामेंट हाउस के बजट में 100 करोड़ से जायद का इजाफा। तो ये हमारे वो मिनिस्टर्स हैं, इनको इतने पैसे चाहिए सालाना अपना वो पार्लियामेंट का इजलास करने के लिए या पार्लियामेंट की जो एक्टिविटी है उसको रन करने के लिए, क्या इसके ऊपर कट नहीं लगना चाहिए? मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा यहाँ पे अगर ऑस्टेरिटी जो है उसके पहलू को मद्देनजर रखा जाता ताकि वो जो अब अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो है वो इसी तरह के होते हैं जिनको आप कम कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसों का पूल जो है आपका डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर की तरफ जाए। लेकिन होता शायद उसके बरक्स है कि हमें अपनी याशियां जो है या अपने हमें वो शानो शौकत जो है उसको बरकरार रखना होता है। हमें इस चीज से क्या कि गरीब आदमी जो है वो किस हाल में रह रहा है। तो ये जो अखराजात हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है उसके बजट में कमी होनी चाहिए, प्रेसिडेंट हाउस जो है उसके बजट में कमी होनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि सारे स्टेक होल्डर जो हैं उनको आवाम से बड़ी हमदर्दी है और वो अपने हिस्से का जितना खर्चा वो कम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नजर हमें कुछ नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि जो अक्सर लोग ये बात कर रहे हैं कि इसमें एक जो मैंने बात देखी वो ये कि ठीक है बजट को हम किसी हद तक मुतवाज़न कहते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आपको मैंने जैसे कहा कि इलेक्शन को मद्देनजर रख के उनका ऐलान किया गया है, वो तखयलाती हैं, शायद उनके ऊपर अमल दरामद ना हो सके। मसलन उन्होंने ये एक जो हम इसमें देखते हैं कि बड़ी अच्छी ये राय है शौकत तरीन साहब की कि वो कह रहे हैं कि हम सेल्स टैक्स बढ़ाने के लिए भी एक ऐसी स्कीम लेके आ रहे हैं। स्कीम क्या है
कि सार्फिन जो है जब परचून फरोशों के पास जाते हैं तो पक्की पर्ची ले, मतलब कि वो रसीद की बात करें कि आप उनसे रसीद मांगा करें। बात ये भी ठीक है कि जब आप कहीं खाना खाते हैं, कहीं से कुछ खरीदारी करते हैं, तो रसीद तो लेनी चाहिए आपको। अगर कोई बंदा आपको कच्ची रसीद दे रहा है तो आपको खुद कहना भी हमें पक्की रसीद चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये एटीट्यूड डेवलप होने में भी बहुत टाइम लगेगा। और दूसरी बात यह है कि मैं कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स को जानता हूं या मेरा वास्ता है उनके साथ कि जब कभी खाना खाते जाते हैं तो दो तरह की रसीदें उन्होंने रखी होती हैं। एक तो वैसे रसीद आपको पकड़ा देते हैं, और जब हम बात करें कि यार वो इसमें तो कहीं कोई टैक्स वगैरह को आईडी नंबर लिखा नहीं है आपका, तो फिर हमें वो दूसरी रसीद देते हैं। तो ये कल्चर जो ये भी बंद करना होगा। तो इसको ठीक है, वो आप कह रहे हैं कि हमने उसके ऊपर इस पर सार्फिन को 25 करोड़ रुपए तक के इनामात देंगे, जिसे बढ़ाकर 1 अरब रुपए तक ले जाएंगे। अब देखना ये है कि ये सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों में एटीट्यूड जो है वो, या लोगों का रवैया जो है उसको इस तरफ लेके जाने के लिए कि आप जब खरीदारी करें तो पक्की रसीदें वसूल करें, उसमें भी टाइम लगेगा। फिर दूसरी बात, जो बंदा रसीद दे रहा है उसको भी ये चीज समझाने में या एजुकेट करने में टाइम लगेगा। तो मैं नहीं समझता कि ये साल के अंदर कोई ये जो स्कीम है गवर्नमेंट की, इसके ऊपर कोई इस कदर जो है वो क्या कहते हैं वो अमल दरामद हो पाएगा। हाँ, जो एक बात बार बार वो करते हैं, ये हमारे मामले खसूसी हैं जी, पाकिस्तान जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसने पिछले 3 महीनों से पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा नहीं किया। बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन आप दूसरी तरफ भी आए कि पेट्रोल की प्राइसेस कम होने से या कम रखने से जो किराए हैं क्या वो पहले से कम हुए हैं, या ट्रांसपोर्टेशन कास्ट पहले से कम हुई है। खाली मैकेनिज्म जो है वो डेवलप आपने करने, और आपने ये देखना है कि जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो यही पेट्रोल की प्राइसें जब बढ़ती हैं तो दूसरे दिन किराए बढ़ जाते हैं। जब पेट्रोल की प्राइसेस कम होती है किराए वहीं के वहीं रहते हैं, और आम आदमी जो पिसता है। तो इसका मतलब ये है कि इन चीजों की तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आम आदमी को सम्राट मिलना इतना को आसान काम नहीं होता, क्योंकि आप सिंपली ये कह दें कि हम ठीक है हमारा जीडीपी इस कदर आया था, हम इसको पॉपुलेशन को डिवाइड कर दें, जीडीपी बढ़ के हम लोग ग्रो करके, हाँ ग्रोथ हुई है, लेकिन उस ग्रोथ के सम्राट पहुंचने में सम्राट लोगों के पास आने में टाइम लगता है। इसी को तो हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर सिंपली हम ये कह दें जी ग्रोथ जो है आपकी जीडीपी पर कैपिटा बढ़ने से ग्रोथ आपके लोग खुशहाल होना शुरू हो गए, ये भी बात कतन गलत है। अच्छा, एक और जो इनसे काम थोड़ा सा वो मिस हैंडल हो गया मेरे ख्याल में, ये कि जैसे मैं कहता हूँ कि आपको वो जो चीज आप समझते हैं कि नहीं होनी उसको अनाउंस ही नहीं करना चाहिए। कि एक दिन ये खबर देते हैं कि मोबाइल कॉल, इंटरनेट, एसएमएस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन साल के दूसरे दिन ये बात आ जाती है कि देखें कि मोबाइल कॉलिंग जो है वो आपकी महंगी हो जाएंगी। और ये वगैरह इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह तरीके से लिखा हुआ कितना डेटा आप इस्तेमाल करेंगे। तो फर्ज 1 गीगा डेटा उनका जब इस्तेमाल करेंगे तो उसके ऊपर 5 रुपये टैक्स लगेगा। इसी तरह कॉल का भी कुछ दौरानिया जो उन्होंने रखा है कि इससे ज्यादा कॉल आपकी बढ़ेगी तो उसके ऊपर आपके मोबाइल में से इतने चार्जेस कट जाएंगे। तो उसकी वजह यह है कि अब तो इंटरनेट जो है, मुशर्रफ साहब ने आके मुल्क को जो है लोगों को मोबाइल जो है, मोबाइलाइजेशन जो है उसको आम रुझान दिया। लोगों के पास मोबाइल अब तो दो तीन लोग सिमें भी रख के बैठे हैं, मोबाइल भी रखते हैं लोग। तो अब ये आपको पता है कि ये इंटरनेट जो है ये भी बुनियादी जरूरत बन चुका है। तो आपने वही किया जो बाकी लोग करते हैं कि उसी बुनियादी जरूरत के ऊपर आपने टैक्स लगाना शुरू कर दिया, और आप फिर कह रहे हैं कि हम आम आदमी के लिए हमने रिलीफ रखा हुआ है। हम आगे देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ऐसे कौन से अहदाफ थे जो इस बजट के अंदर अपने हासिल नहीं कर सकते। जी, जो अभी हम बात ये कर रहे थे कि इस बजट के अंदर हम ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान किन मुआशी अहदाफ जो हैं उसको हासिल नहीं कर पाया। सबसे पहले बात आपसे मैंने की कि ज़री शोबा जो है जिसमें गवर्नमेंट ने 2.8% टारगेट रखा था हमारा ग्रोथ का, लेकिन उसमें भी 2.7% जो है वो अचीव कर पाए हैं। तो आप समझें कि जो 0.1% है उसको डेफिसिट में है। उसके अंदर भी सबसे अगर बड़ी बात देखी जाए तो जो कपास का सेक्टर है या कपास की पैदावार है बेसिकली ज़री शोबे के अंदर वो बहुत हद तक आपकी मुतासर हुई है, और उसके ऊपर भी हमें जारी सी बात है वो चीज़ों को लेके चलने की जरूरत है। हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो करनी चाहिए, एक्टिविटी को बूस्ट करना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि ऐसी क्या वजह है या ऐसे कौन से मैकेनिज्म है कि जिसकी वजह से हमारी कपास की पैदावार जो है वो डे बाय डे हमारी वो नीचे आती जा रही है। उसके बाद गैर मुल्की सरमायाकारी जो है उसमें कमी हुई है। हालांकि बड़े इन्होंने दावे किए थे जो इस साल जो वो गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हो, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कमी आई है। उसको शायद दो उसकी वजह बता सकते हैं आप। अब ठीक हम उसको समझ सकते हैं। तो कोरोना सिचुएशन जो है पाकिस्तान के अंदर पूरी वर्ल्ड के अंदर है, और दूसरा फिर कोरोना की वजह से पूरे मुल्की हालात, पूरी दुनिया के जो हालात हैं उसमें भी जाहिर सी बात है फॉरेन इन्वेस्टर जो है उसके ट्रस्ट को थोड़ा सा लूज किया। इस वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में उसमें कमी देखने में आई है। फिर दूसरी बात जो तजारती खसारा है, जैसे कि आपको बता चुका हूँ पहले भी कि ये अगर करंट अकाउंट की बात करते हैं तो उसमें ज्यादातर पोर्शन जो है वो फॉरेन रेमिटेंसेस का है। लेकिन हम तो तजारती खसारे की बात करें
तजारती खसारे में उसका बताया गया है कि इस साल पहले 10 माह के अंदर जुलाई और अप्रैल की बात की बैरूनी तजारत के दादा शुमार फराहम किए गए हैं, जिनके मुताबिक इन 10 महीनों में मुल्क का तजारती खसारा 21% तक बढ़ गया है। तो आप ये खुद अंदाजा कर लें कि किस कदर जो है आपको अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है ताकि आप ये बढ़ता हुआ खसारा जो है तजारती इसको रोक सकें। अब देखना ये है कि दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये भी दावा करती है कि जो डिजिटल अकाउंट प्रोग्राम था गवर्नमेंट का, उससे तकरीबन कोई 1 अरब जो डॉलर है वो फॉरेन रेमिटेंस में इजाफा हुआ है। 90 लाख से ज्यादा लोग जो है पाकिस्तान के बाहर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोग गवर्नमेंट को अगर अभी तक 1 अरब डॉलर जो है वो इजाफा हुआ है, तकरीबन कोई 1 लाख या 1 लाख से थोड़ा सा ज्यादा लोग जो हैं उन्होंने अपने डिजिटल रोशन पाकिस्तान अकाउंट जो है वो खुलवाए, तो बाकी लोगों को भी कायल करने की जरूरत है। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं गवर्नमेंट को और अभी कितना काम करना होगा ताकि मैक्सिमम बेनिफिट जो है रोशन डिजिटल पाकिस्तान जो अकाउंट प्रोग्राम है उससे हासिल किया जा सके। तो उस सेक्टर की तरफ भी गवर्नमेंट को अब बढ़िया तक काम करने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन रेमिटेंस जो है वो आए, क्योंकि अभी तक 3-4 चीजों की बात जो है ना वो हो रही है बार बार। वो यही हर बंदा जो हर दूसरा बंदा ये फॉरेन रेमिटेंस की बात करता है, हर दूसरा बंदा ये बात करता है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो चीजों की कीमतों में इजाफा हो, इसलिए पाकिस्तान के अंदर भी इन्फ्लेशन देखने को आया है। हाँ ठीक है, मानते हैं बात, लेकिन मसला ये है कि सारी चीजें जो है सारे मसाइल जो है ये कब तक हम दूसरों के कंधों के ऊपर, कब तक हम पूरी दुनिया का आशा लेंगे, कब तक हम पिछली गवर्नमेंट के ऊपर डालेंगे। कुछ ना कुछ तो हमें भी करने की जरूरत है। गवर्नमेंट के गुजरा जो इस बात के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं, लें जी हमारी बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव किस्म की बड़ी स्टेबल पॉलिसी की वजह से लोगों के जो कुफ्ते खरीद है उसमें इजाफा हो गया है। अब देखना यह है कि ये कुफ्ते खरीद कहते किसको हैं। कुफ्ते खरीद का मतलब तो हम ये समझते हैं कि जिस बंदे के पास उसका सोर्स ऑफ इनकम है या उसकी सैलरी आ रही है या मजदूरी जो आ रही है, अगर हम कहें कि 1 रुपया जो है उससे हम पिछले साल की निस्बत ज्यादा चीजें खरीदे तो हम कहते हैं कि रुपये की जो परचेजिंग पावर है उसमें इजाफा होता है। जारी बात जिसके पास वो रुपया होगा उसको हम कहेंगे कि उसकी कुफ्ते खरीद में इजाफा हो गया। अब कुफ्ते खरीद में इजाफा ये नहीं कहा जा सकता कि एक जो रुपया है, पिछले साल एक चीज की कीमत 1 रुपया थी, अब उस चीज की कीमत इस साल 1.5 रुपया हो गई है, तो बंदे के पास 1.5 रुपया ही आ गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कुफ्ते खरीद में इजाफा हो गया। इसका मतलब ये है कि आपने जो नए नोट प्रिंट किए उसकी सैलरी में आपने इजाफा किया, आपने नॉमिनल टर्म में उसकी सैलरी में इजाफा कर दिया, लेकिन रियल टर्म में उसकी परचेजिंग पावर जो है वो कम। क्यों? एक चीज पिछले साल उसको 1 रुपये में मिली थी, इस साल वही चीज उसको 1.5 रुपये में मिल रही है। और फिर दूसरी बात यह है बड़ी अहम कि हमें यह देखना होगा क्या कुफ्ते खरीद जो है उसका ग्रोथ के साथ ताल्लुक है। कि जिस तरह से आप कहते हैं कि जी पर कैपिटा इनकम में इजाफा हुआ, ठीक है, आपने टोटल जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन के ऊपर डिवाइड कर दिया, वो अलग बात है कि आपको जो करंट पॉपुलेशन थी उसके ऊपर डिवाइड करना, लेकिन आप जो 1997 या वो जो पॉपुलेशन सेंसस था उसको डिवाइड करके आपने $1545 बता दिया। देखना यह है कि इस $1545 के जो असरात हैं या इसका जो इन्फ्लुएंस है क्या वो आम आदमी तक इतनी जल्दी पहुंच गया है? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये एक बिहेवियर होता है, ये एक सर्कल होता है। और इस चीज को सिंपल, ये जो आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, इसको भी अगर हम देखें कि हम कहें कि इसका आम आदमी तक इसका असर पहुंचते पहुंचते 2 से 3 साल दरकार हैं, तो आप ये यकदम से छोटी ईद के चांद की तरह ये नहीं कह सकते कि लोगों की जो पर कैपिटा इनकम में इजाफा होगा साथ ही उनकी कुफ्ते खरीद जो है उसमें इजाफा हो गया है। तो ये इस तरह का स्टेटमेंट जो है उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम तो बिल्कुल सोचते ही नहीं है और चीजों के ऊपर आते हैं हट से, जहाँ पे वाला वो हम ट्वीट कर देते हैं जैसे कि वफाकी वजीर का मुल्क में 0 लोड शेडिंग का दावा। ये नई बात सुन ले आप। और लोड शेडिंग का ये हाल है कि जब आज से 3 दिन पहले ये मेरे एरिया में, और वो अक्सर मैं दोस्त हैं कराची में, तो वो कहते हैं कराची जो है ना उसको लोड शेडिंग का सामना है, शायद पता नहीं उसको जानबूझ के बिजली नहीं दी रही। फिर मैंने को बताया भाई साहब ऐसा नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ही ऐसा है। 3 दिन हुए हैं या मैं गुजरा वाला एरिया है मेरा, तो आंधी तूफान आया जहाँ वाला, ठीक है, वो घंटा 2-3 घंटे आंधी तूफान आया होगा, उसके बाद 3 दिन तक हम लोग वेट करते हैं कब लाइट है, हम चीजें अपनी जो शुरू करें। 3 दिन तक वो जो भी तबाही हुई है वो इनसे संभाली नहीं जाती। तो ये कैपेसिटी भी बात किसी ने करनी है। अब मुझे बड़ी हैरानगी है कि ये वाकई वजीर तवानाई जो है इन्होंने किस बेस के ऊपर कह दिया लोड शेडिंग है। और लोड शेडिंग तो पिछले मुझे अच्छा बड़ा याद है, मैं जब फ्रांस गया था तो मैं 2-3 दिन परेशान रहा। मैं कहा यार लाइट बंद नहीं हुई, फिर मुझे बाद में समझ आई भाई साहब मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं फ्रांस में बैठा हुआ हूँ। तो इसी तरह जब मैं चाइना गया तो हमें जारी सी बात है वो पूरी एक्सेस है, इलेक्ट्रिसिटी सारी चीजें बुनियादी पूरी हैं। और मैं जब वापस यहाँ पे आया तो फिर मुझे यहाँ पे लोड शेडिंग का सामना था। तो मैं कहता यार लाइट बंद क्यों हुई, फिर मुझे हफ्ते बाद पता चला भाई साहब आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं।
तो इसी तरह से आप लोगों की साइकी जो है उसके साथ अब आप खिलवाड़ आपने शुरू किया हुआ है। मुल्क में आप लोगों को खुद भी पता है कि लोड शेडिंग चल रही है, पावर आउटेज है, ये पता नहीं कौन से ज्यादा शुमार हैं, कहाँ से ये चीजें लेके आ जाते हैं, और यही चीजें फिर आपकी बेइज्जती का बायस भी बनती हैं कि पता नहीं सोए हुए आपको अपने सेक्टर या अपने शोबे के बारे में नहीं पता कि आपकी कारकर्दगी क्या है। अच्छा लेकिन ये एक और हमें माशाल्लाह से मिल गया है वो एजाज पूरी दुनिया में से, कराची दुनिया के 10 नाकाबिले रहायश शहरों की फहरिस्त में शामिल हो गया है। शाबाश रियासत मदीना कि हम जनाबे वाला कहां से कहां तक आ गए हैं। उस फहरिस्त के अंदर 140 शहर शामिल किए गए हैं, ठीक है जी। और ये लंदन में कोई अदारा है जिन्होंने इसकी वो रैंकिंग की है, और उसमें बड़ी मजे की बात है कि इसके अंदर ऐसे भी शहर हैं जहां पे खाना जंगी जो है वो छिड़ी हुई है। तो उन शहरों की जो कैटेगराइजेशन की गई है उसमें जो कराची है हमारे वो टॉप 10 की फहरिस्त में आ रहा है। इसमें कह रहे हैं कि देखा जाए तो इसमें खासकर जो शहर हैं उसमें वो भी शहर हैं जहाँ कुदरती आफात ने और कोरोना ने भी तबाही मचाई हुई है, ठीक है जी। और हमारा भी ये हाल है। हम वैसे कहते हैं कि हम बिलियन ट्री मनसूबा जब हमने शुरू किया तो उससे माहौल साफ हो जाएगा। ये नाकाबिले रहायश का मतलब यही है कि उनका जो इन्वायरमेंट है वो इस कदर अच्छा नहीं है कि वहाँ रहा जा सके। मैं चीख चीख के पंजाब में कहते था मर गया हूँ ये बात करते हुए कि भाई साहब पाकिस्तान बिलियन नहीं ट्रिलियन सुनामी मनसूबा शुरू करना चाहिए ताकि हम अपने माहौल को साफ कर सके। और जो पिछले 40 या कई दहाइयों से हमने नुकसान किया है, जंगलात के साथ हमने खिलवाड़ किया है, जो कि आपकी टोटल जमीन का 22.5% होने चाहिए, जो माशाल्लाह हम उसको 5 या 22% के ऊपर ले आए हैं। तो वो गैप पूरा करने के लिए आपको ट्री मनसूबा शुरू करने की जरूरत है। लेकिन भाई साहब वो इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो मेरी इस बात से मुतफिक हो गई है कि माहौल को साफ रखने के लिए बिलियन नहीं ट्रिलियन टी सुनामी मनसूबा शुरू करना चाहिए। तो एक जो अच्छी बात है इस दफा के बजट के अंदर माहौलियात के लिए भी बजट रखा गया है, और जाहिर सी बात उसके ऊपर ये बजट जो रखा गया है तो उसमें ये दरख्त साजी जो है उसी के ऊपर जोर दिया जाएगा। मेरी आपसे भी दरखास्त है कि आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूं कि अल्लाह ताला हमारे हुकाम बाला जो है उनको सही रास्ते पे लेके आए, ताकि वो बजाय कि ये कहें कि ये बजट जो है बड़ा आवाम दोस्त है, बजट जो है वो बड़ा मुतवाजन है, कि वो लोगों को इस कदर दे दें तरक्की की फार्म में कि लोग खुद कहें कि इस साल बजट जो था बहुत अच्छा था। खुदा हाफिज़।